Welcome class 8th in today's class. Students, as you know, in our previous class we have completed our term 1 syllabus. हमने term 1 syllabus complete कर लिया और today we will discuss on book exercises. उन 3 चैप्टर्स के जो हमारे 2 चैप्टर्स ज्योग्राफी से थे and 1 from civics. We will discuss about all 3 chapters book exercises. So let's start. First, we will discuss about geography chapter. Second, natural resources, land, soil, and water. In book, there are multiple choice questions. Two multiple choice questions. First is these areas have the highest density of population. वो कौन से areas होते हैं जहाँ पर बहुत डेंसिटी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन पाई जाती है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो एरियाज़ जो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशंस लिए होते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है और हमारे सर्वाइव करने के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं हमारी, वो अच्छे अमाउंट में अवेलेबल होता है, वहाँ पर ही पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, यहाँ यानी वहीं पर रहने वाले लोग ज़्यादा होंगे, है ना। तो क्या आंसर इसका सही होना चाहिए? माउंटेन, प्लेट्यूज या फिर प्लेन? तो हम पाते हैं कि माउंटेन हमारे लिए क्लाइमेटिक कंडीशन अगर हम देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है ना, और डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स भी वहाँ पर नहीं होंगे। सेम प्लेट्यूज़ के साथ भी होता है कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के सॉइल नहीं पाए जाते हैं और बहुत ही हॉटनेस होती है यहाँ पर। जबकि प्लेन्स एरियाज़ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर वाटर भी अवेलेबल होता है, अच्छे क्वालिटी की सॉइल भी मिल जाती है, फर्टिलिटी वाली सॉइल भी मिल जाती है, और यहाँ पर फार्मिंग जैसी एक्टिविटीज़ जो हमारी हैं उनको हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत आसानी से होता है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि प्लेन्स हमारे लिए सूटेबल कंडीशंस यहाँ पर देखने को ज़्यादा अच्छी मिलती है, फेवरेबल जो भी कंडीशंस होती हैं हमारे रहने के लिए, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर, प्लेन। सेकंड इज़ इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। हम लोगों ने सॉइल प्रोफाइल पढ़ा। सॉइल प्रोफाइल में हमने देखा कि डिफरेंट लेयर्स होते हैं सॉइल में, है ना। जब हम उसको हॉरिजेंटली कट डाउन करते हैं तो हम पाते हैं कि कई लेयर्स में हमारी सॉइल देखने को मिलती है। तो टॉप मोस्ट लेयर हमारी अर्थ की कौन सी है ना। तो वो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टॉप सॉइल। टॉप सॉइल जो होती है वो सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है, ऊपरी लेयर होती है अर्थ की, उसे टॉप सॉइल कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट। Fill in the blanks. First, the black soil is locally called रेगर। ब्लैक सॉइल को लोकल नेम जो मिला है वो है रेगर, इसे रेगर नाम से भी जाना जाता है। सेकंड इज डैश आर रोज ऑफ ट्रीज एंड shrubs दैट चेक मूवमेंट्स ऑफ विंड। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सॉइल इरोजन होता है ना, उस वो विंड के थ्रू भी होता है ना। तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर विंड की स्पीड बहुत तेज़ होती है, वहाँ पर क्या किया जाता है? वहाँ पर सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? बड़े बड़े ट्रीज़ लगा देते हैं एक रोज़ में, है ना। एक लाइन में हम ट्रीज़ लगा देते हैं जिसको हम शेल्टर बेड्स कहते हैं, है ना। और ये मूवमेंट ऑफ विंड को रोकती है या फिर किसी न किसी वे में सॉइल इरोजन होने से बचाती है। थर्ड इज डैश सॉइल इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया। सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड कौन सी सॉइल है? एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे इंडिया में पाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड है ये। तो यहाँ पर एलुवियल फिल करेंगे। नेक्स्ट, डैश प्रोजेक्ट्स आर कॉल्ड टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। किन प्रोजेक्ट को हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं, यानी मॉडर्न इंडिया का टेम्पल्स कहते हैं? हाँ, ये हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो कराए जाते हैं, यानी एक प्रोजेक्ट के कई सारे पर्पसेस के थ्रू कराया जाता है, उनको हम टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट इज अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन ओनली 30% ऑफ इट्स लैंड एरिया। इज दिस स्टेटमेंट राइट? Yes, this is true statement. Second is India uses more than 50% of its land for cultivation. Yes, this statement is also true. Yes, सही है, हमारी इंडिया में ऑलमोस्ट 50% जो लैंड एरिया है वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड, रेगर इज़ द लोकल नेम ऑफ रेड सॉइल। नो, इट इज़ रॉन्ग, ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि रेगर तो ब्लैक सॉइल का लोकल नेम होता है। फोर्थ, वाटर इज़ अ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स।
दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स, ये फॉल्स है क्योंकि वाटर नॉन रिन्यूएबल नहीं है, बल्कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज़ मैच द फॉलोइंग, हम मैच करेंगे करेक्ट ऑप्शंस के साथ। फर्स्ट इज़ प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू इज़ रेज्ड टेबल लैंड, प्लेट्यूज़ को टेबल लैंड भी कहा जाता है ना, क्योंकि यह ना तो इतना हाई होता है माउंटेन जैसा, और ना तो इसकी हाइट इतनी नीची होती है कि वो प्लेन्स के बराबर हम उसको समझे, यानी टेबल की तरह होता है कि ना तो वो छत तक पहुंचता है और ना तो हमारे फर्श तक पहुंचता है ना, प्लेट्यूज़। इसीलिए प्लेट्यूज़ को टेबल लैंड कहा जाता है, यानी हम 1 को मिलाएंगे डी के साथ, रेज्ड टेबल लैंड्स के साथ। सेकेंड इज सब सॉइल, सब सॉइल क्या होता है? सब सॉइल का काम क्या होता है? रेन वाटर कलेक्ट्स इन दिस लेयर, जो भी रेन वाटर होती है, जो भी बारिश का पानी होता है, वो कहाँ पर कलेक्ट होता है? हमारे सॉइल प्रोफाइल का सब सॉइल वाला जो पार्ट है वहाँ पर कलेक्ट होता है रेन वाटर, यानी अंडरग्राउंड वाटर अगर हम देखते हैं तो वो कहाँ मिलेगा हमें? वो हमारे अर्थ के सब सॉइल की लेयर में मिलेगा। क्लियर। थर्ड इज़ एलुवियल सॉइल, तो हमने पढ़ा कि एलुवियल सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, है ना, यानी ये बी के साथ मैच करेंगे हम इसको। फोर्थ इज़ लैटराइट सॉइल, एंड लैटराइट सॉइल विल मैच विथ छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो टाइप की सॉइल मिलती है वो कौन सी है? वो लैटराइट सॉइल है, यानी हम इसे ए के साथ मैच कर देंगे। क्लियर। Two more multiple choice questions are given here. First is, it is not a method of checking soil erosion. Soil erosion को रोकने के लिए कौन सा मेथड है जो इसमें से यूज़ नहीं किया जाता है ना? कॉन्टोर प्लगिंग, कॉन्टोर प्लगिंग यूज़ की जाती है। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग भी सॉइल इरोजन को रोकने के लिए किया जाता है। जबकि डिफॉरेस्टेशन रॉन्ग आंसर होगा, है ना, डिफॉरेस्टेशन कोई भी इस तरह का मेथड नहीं है जो सॉइल इरोजन को रोकने में हेल्प करेगा। ठीक है। सेकंड, ऑफ द अर्थ्स टोटल वाटर रिसोर्सेज द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर आवर यूज़ इज़ अबाउट 1%। जो भी अमाउंट में हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है ना, जिस भी अमाउंट में वाटर रिसोर्स अवेलेबल है उसमें से जो फ्रेश वाटर का अमाउंट है वो केवल और केवल 1% ही हमारे पास है, यानी बहुत ही कम अमाउंट में हमारे पास वाटर, फ्रेश वाटर अवेलेबल है। ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Two multiple choice questions are given here also. First is the कुकुबरगा और लाफिंग जैकास इज एन, ये क्या होता है? कुकुबरगा यानी लाफिंग जैकास क्या होता है? दिस इज टाइप ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन बर्ड, एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड है, ये उसका टाइप है, बल्कि ना ये अमेरिकन बर्ड नहीं है, ये अफ्रीकन बर्ड भी नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलियन बर्ड। सेकेंड, द सॉफ्टवुड ट्रीज ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर सूटेबल फॉर मेकिंग, हमारी कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पर जो वुड पाई जाती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, ठीक है, लाइट वेट भी होती है। तो वो किस यूज़ में आता है? सॉफ्टवुड ट्रीज आर यूज़ फॉर मेकिंग पेपर, ये पेपर बनाने के ज़्यादा काम में आती है। शिप्स के लिए हमें अच्छे क्वालिटी के मोटे जो मेडिसिन वो होंगे, वुड्स होंगे, उनकी ज़रूरत पड़ती है जो थोड़े से हार्ड होंगे। जबकि मेडिसिन के लिए हमें लकड़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना, हमें उसके स्टेम्स, लीव्स और जो रूट्स होते हैं पेड़ों के, उनसे हम मेडिसिन्स बनाते हैं। तो सॉफ्टवुड ट्रीज़ को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेपर। ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। आ डैश कंप्राइजेस ऑल द इकोसिस्टम्स विद इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा बायोम, बायोम होता है ना, जो कि किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में क्रिएट किया जाता है। सेकेंड है द टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन ऑटम। टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट अपने पत्तियों को कब छोड़ता है, कब गिराता है? ऑटम सीजन में गिरा देता है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है द ग्रासलैंड्स आर नोन एज साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, यानी इन दोनों जगहों पर ग्रासलैंड्स किन नाम से जाने जाते हैं? तो जो हमारे साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड्स होते हैं उनको पम्पास कहा जाता है,
और नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स को हम लोग प्रेरीज कहते हैं। ठीक है, तो दो डिफरेंट नेम्स हैं ग्रासलैंड्स के जो डिफरेंट प्लेसेस पे बोले जाते हैं। फोर्थ इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर टर्म्ड एज, जो हमारे ट्रॉपिकल एरिया के ग्रासलैंड्स हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको कहा जाता है सवाना, है ना, सवाना नेम से हम हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को जानते हैं। नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स, जिसमें फर्स्ट है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट आर वेरी डेंस। नहीं, फॉल्स होगा ये स्टेटमेंट, क्योंकि मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होता, बहुत घना नहीं होता है। सेकेंड, ड्यूरिंग मानसून द डेजर्ट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। मानसून के टाइम पे भी हमारा जो डेजर्ट है वो बहुत कम रेनफॉल रिसीव करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। बहुत कम अमाउंट में रेनफॉल रिसीव कर पाने की ही वजह से यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ देखने को नहीं मिलते, यानी वैरायटी ऑफ ट्रीज़ देखने को नहीं मिलते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। क्लियर? आवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम सिविक्स। इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो फर्स्ट दिया हुआ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द कंट्री ऑफ नेपाल। नेपाल के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट ऑप्शन ए, नेपाल वॉज अ मोनार्की वेयर इन ऑल पावर्स वर वेस्टेड विद द किंग। सेकेंड, आफ्टर 1990 द किंग continued to be the head of the state but an elected prime minister ran the government, और बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर नेपाल की स्टोरी जो हमारी बुक में दी हुई है शुरुआत में ही चैप्टर के, उसको हम लोगों ने पढ़ा, तो पाते हैं कि यहाँ पर जो दोनों ही स्टेटमेंट दिए हुए हैं ए और बी दोनों ही राइट हैं, है ना, दोनों ही कंडीशन नेपाल में हुई थी, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे बिकॉज ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। सेकंड इज़ हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसको जाना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के फादर के नाम से? यस, द राइट आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश इज फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू एज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी की आत्मा किसे कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ही किसी भी डेमोक्रेसी की पहचान होती है ना, तो इसलिए इसको सोल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। सेकंड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज डैश टू ऑल सिटीजन्स ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन चीज़ की गारंटी देता है? हम लोगों को राइट टू वोट के लिए। किन के लिए? वो लोग जो 18 प्लस हो चुके हैं, 18 एज तक पहुंच चुके हैं या फिर उनसे ज़्यादा हो चुके हैं, है ना, तो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट टू वोट देता है, इसलिए हम यहाँ पर राइट टू वोट फिल करेंगे। थर्ड, गिविंग रिगार्ड एंड प्रिजर्विंग आवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। हमारे जो भी नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज हैं, जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, या जिन चीज़ों से हमारे कल्चर की पहचान होती है, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और रिस्पेक्ट करना, है ना, ये क्या है हमारे लिए? ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया हुआ है कि ये ड्यूटीज़ हमको निभाना ही है अगर हम हमारे कंट्री के सिटीजन्स हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट, डैश वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। 1976 में एक अमेंडमेंट के थ्रू क्या चीज़ इंक्लूड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था ना कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड कर दी गई हैं 1976 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हर सिटीजन को करना ज़रूरी होता है। ये ड्यूटीज़ हमें करना ही करना होता है अगर हम हमारी कंट्री के सिटीजन्स हैं तो। क्लियर? नेक्स्ट टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर, फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सैलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर इनमें से क्या नहीं है? फर्स्ट इज़ फेडरलिज्म। क्या फेडरलिज्म हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है? यस, हम लोगों ने फेडरलिज्म को डिस्कस भी किया है। सेकेंड इज सेपरेशन ऑफ पावर। हाँ, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को, गवर्नमेंट के पावर को सेपरेट भी किया गया है डिफरेंट ऑर्गन्स में।
थर्ड, मोनार्क एज हेड ऑफ द स्टेट। क्या ये कंडीशन हमारे यहाँ पर चलती है? नहीं, हमारे यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्की पर्सन नहीं है, किसी भी डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता है, बल्कि वो कौन होता है? वो इलेक्टेड मेंबर होता है। यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इनमें से जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो नहीं है, बिलोंग ही नहीं करता है, रिलेट ही नहीं करता है ना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। सेकंड, what are the guidelines that help the government in transforming the ideals enshrined in the constitution into laws that promote socio-economic justice? किसी भी तरह के जो चीज़ें जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है हमारे पॉलिसी मेकर्स को, वो क्या होती है, वो गाइडलाइंस क्या होती हैं जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है? तो फर्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। नहीं, फंडामेंटल राइट्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सिटीजन्स को दिए हुए राइट्स हैं, है ना। सेकेंड इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड थर्ड इज़ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म तो एक अलग बात हो गई है ना, सेक्युलरिज्म तो हमारे कंट्री की, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हेल्प करता है हमारे पॉलिसी मेकर्स को सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करने के साथ साथ कुछ जो भी पॉलिसीज़ वो फ्रेम करते हैं उसमें हेल्प करने में। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? So today we have discussed about book exercises of our term 1 syllabus. Now you have to prepare all book exercises. Very soon I will give you PDF notes of rest chapters. जो भी chapters बचे रह गए हैं उसके PDF notes हम लोग ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, जो तुम्हें अपने नोटबुक में लिखना है और कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक को। Clear? Now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.